Hello student, welcome to our channel NX Physics. Today is eighth lecture of chapter Ray Optics. Today topic is prism. आज का जो टॉपिक है वो है प्रिज्म। तो देखो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म होता है आपका, प्रिज्म इज ए सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल bounded by two plane refractive surface inclined at certain angle। प्रिज्म इज एक सॉलिड, प्रिज्म क्या है, एक ठोस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा मटेरियल पूरे में जो फैला हुआ है वह एक जैसा है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन सममांगी। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी मटेरियल है, पदार्थ है जो दो अपवर्तक सतहों से घिरा रहता है, बाउंडेड बाई टू प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस, जो दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ रहता है। ये जो दोनों अपवर्तक सतह है ये किसी ना किसी कोण पर जो है वह तिर्यक होती है, इनक्लाइंड होती है, उसको अपन प्रिज्म कहते हैं। अब देखो यह प्रिज्म दिखने में कैसा होता है। प्रिज्म एक अपने पास में अभी प्रिज्म अवेलेबल नहीं है, तो अपन इससे समझते हैं प्रिज्म क्या होता है। इस तरह से मान लिया अपन ने कि यह एक ग्लास का मटेरियल है, पारदर्शी मटेरियल है। तो इस पारदर्शी मटेरियल में प्रिज्म की जो शेप होती है वह कुछ इस तरह से होती है। मतलब अगर अपन टॉप से देखें तो यह ट्राइंगल देखेगी, और फ्रंट वाइज देखें तो इसमें तीन जो है रिएक्टेंगुलर सरफेस दिखेगी। इस तरह से ये जो है रिएक्टेंगुलर सरफेस दिखेगी। तो देखो यहां से अपन ने डेफिनेशन में क्या लिखा, प्रिज्म एक ठोस, यह जो पदार्थ है यह ठोस पदार्थ है, होमोजीनियस है, पूरा पदार्थ एक जैसा है, होमोजीनियस, और ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी पदार्थ है। मटेरियल बाउंडेड बाय टू प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये जो मटेरियल है यह दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ है। ये जो है इसमें दो अपवर्तक सतह हो गई, इसमें से मान लिया अपन ने दो अपवर्तक सतह, ये वाली सतह है और ये वाली जो सतह है इनको अपन ने अपवर्तक सतह ले ली। तो ये जो दोनों अपवर्तक सतह है ये इस एंगल पर तिर्यक है, इस एंगल पे इनक्लाइंड है, इस तरह से। अगर मैं इसी का यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा। इसका डायग्राम जो है अपन इस तरह से बना रहे हैं, यह प्रिज्म इस तरह से रखा हुआ है, इसका डायग्राम बना रहे हैं। तो ये देखो ये जो है अपने पास में एक ट्राइंगल हो गया। ये अपने पास में जो है दूसरा ट्रायंगल हो गया। इस तरह से जो है अपने पास में क्या हो गया, यह एक प्रिज्म हो गया, इसको अपने प्रिज्म कहते हैं। देखो यही डायग्राम बनाया है। अगर इसको अपने टॉप से देखें तो ये देखो इसमें तीन जो है ये खड़ी हुई, यह इसमें रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गई, और टॉप से देखें तो ट्राइंगल है। इसको अगर अपन टॉप से देखें तो यह इस तरह से एक ट्राइंगल दिखाई देगा, इस तरह से।
तो इसमें ये वाली जो सतह है, ये वाली सतह अपन लाइट जो डालते हैं अपन यहां से इंसर्ट करवाते हैं, यहां से लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। इस सतह पे लाइट आएगी और इस सतह से वो लाइट जो है इमर्जेंट होती है, बाहर निकलती है। तो ये दोनों सतह जो है अपवर्तक सतह है, ये दोनों सतह जो है ये क्या है, अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह है। ये सतह है और ये सतह है, दोनों अपवर्तक सतह है। दोनों अपवर्तक सतह है किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है, किसी कोण पर तिर्यक होती है। इस कोण को अपने प्रिज्म कोण कहते हैं। ये जो कोण बना है यहाँ पे इसको कहेंगे अपने प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। और इन सरफेस को कहेंगे, ये जो दोनों सतह है इनको कहेंगे अपन रिफ्रैक्टिव सरफेस। प्रिज्म एंगल के सामने की जो साइड है, ये प्रिज्म एंगल हो गया, ये सामने वाली जो साइड है इस साइड को कहते हैं अपने बेस या फिर आधार, बेस या आधार कहते हैं इसको अपन। ठीक है, तो ये जो है ये अपने प्रिज्म की डेफिनेशन हुई। इसमें और भी कुछ बातें हैं, जैसे अगर प्रिज्म को अपन इन रिफ्रैक्टिव, ये रिफ्रैक्टिव सरफेस हो गई, इनके परपेंडिकुलर अपन इसको कट करें तो ये जो सेक्शन बनेगा उस सेक्शन को अपन प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। ये जो सेक्शन बनेगा उसको अपन प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं, मुख्य सेक्शन कहते हैं। इस तरह से काटने पर, इस तरह से काटे तो ये प्रिज्म की डेफिनेशन बताई अपन ने। प्रिज्म की डेफिनेशन क्या हुई, प्रिज्म इज ए सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल। प्रिज्म क्या है, एक ठोस समांगी पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ होता है और ये दोनों अपवर्तक सतह जो है किसी कोण पर तिर्यक होती है। ये जो दोनों अपवर्तक सतह है जिस कोण पर तिर्यक होती है उस कोण को अपन प्रिज्म कोण कहते हैं। दोनों रिफ्लेक्टिव सरफेस जिस एंगल पे इंक्लाइंड होती है उस एंगल को अपन प्रिज्म एंगल कहते हैं। प्रिज्म एंगल के फ्रंट की जो साइड है, प्रिज्म कोण के सामने की जो भुजा है उसको अपन बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तो ये जो है अपने पास में प्रिज्म का इंट्रोडक्शन हो गया। और प्रिज्म में जो लाइट है, अपन प्रिज्म को जो रखते हैं वह है ट्राइंगल साइड। इस तरह से ये जो ट्राइंगल साइड है इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं और ये जो रेक्टेंगल साइड दिख रही है इसको अपने परपेंडिकुलर रखते हैं, इस तरह से वर्टिकल रखते हैं। इस तरह से अपन प्रिज्म को रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपन ने प्रिज्म की डेफिनेशन पढ़ी। अब जो है अपन प्रिज्म से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, प्रिज्म से अपवर्तन की स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से अपवर्तन। तो अब प्रिज्म से अपवर्तन की स्टडी करते हैं। तो देखो अपन ने सबसे पहले क्या किया, ये जो है अपन ने एक प्रिज्म बना लिया। इस तरह से जो है अपने पास में यह है प्रिज्म हो गया। ठीक है, इस प्रिज्म में अपन ने ये जो रिएक्टेंगल साइड थी, इस रिएक्टेंगल साइड से एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई। ये जो लाइट रे है वह अपन ने इंसिडेंट करवाई इस तरह से। ये लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट करवाई तो यह जो है इस तरह से जानी चाहिए, लेकिन यहां पे यह
रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में ट्रेवल कर रही है। तो लाइट जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में ट्रेवल करती है तो वह नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो यहाँ पे जो है अपन ने यह अभिलंब बना दिया, ये लो, ये अभिलंब बना दिया अपन ने, ठीक है। तो ये लाइट रे जो है इस तरह से डेविएट हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और ये लाइट रे इस तरह से ट्रेवल कर रही है। इस सरफेस पे भी जो है अपन ने यह नॉर्मल बना दिया, अभिलंब बना दिया इस तरह से। ये लाइट रे जो है अब इस सरफेस पे इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इस सरफेस पे इसका अपवर्तन कैसे होगा, इस सरफेस पे क्या होगा, ये लाइट रे जो है यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है। तो लाइट रे जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करती है तो वह नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो लो भैया, इसको अभिलंब से जो है अपन ने दूर हटा दिया, ये लाइट रे इस तरह से चलेगी। तो देखो ये यहाँ पे जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही थी इसको बोल देंगे अपन इंसिडेंट एंगल आई, आपतन कोण आई। जितने कोण पर यह यहाँ पे निर्गत हो रही है, इमिटेड हो रही है, इसको बोल देंगे अपन इमर्जेंट एंगल ई, निर्गत कोण या फिर इमर्जेंट एंगल। ये अपन ने बताया है कि ये जो कोण है अपना, ये कौन सा है, प्रिज्म कोण, इसको ऐसे निरूपित कर देते हैं। ये प्रिज्म कोण के सामने वाली साइड क्या होती है, बेस, आधार हो गया। तो ये लाइट रे जो है देखो इस तरह से इंसिडेंट हुई थी और इस तरह से निर्गत हो रही है। तो इंसिडेंट लाइट रे और निर्गत लाइट रे जो है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण है, इस कोण को कहते हैं अपन डेविएशन एंगल। इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल के बीच में ये जो एंगल बना है, ये एंगल जो है इसको कहते हैं अपन डेविएशन एंगल, है विचलन कोण। ये विचलन कोण अपन को निकालना है कि यह विचलन कोण कितना होगा। और ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है, अपवर्तनांक जो है, वह अपन ने O मान लिया। तो देखो अब इसको अपन नाम दे देते हैं। ये जो है अपन ने नाम दे दिया, ये इस पॉइंट को A दे दिया, B C, ये हो गया अपने पास में M, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन O, ये हो गया M, इसको दे देते हैं M, और ये हो गया अपने पास में O, ये पॉइंट हो गया O डैश, ठीक है। तो ये जो है अपने पास में प्रिज्म की स्ट्रक्चर हो गई। इसमें क्या क्या है वो अपन सारा नोट कर लेंगे। इसमें क्या है, ABC क्या है, एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म की AB और AC सरफेस जो है वह अपवर्तित पृष्ठ है, रिफ्लेक्टिव पृष्ठ है। AB और AC सरफेस जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, अपवर्तित पृष्ठ है। ये इस रे को नाम दे देते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं अपन P Q R S। ये जो लाइट रे है वह PQRS के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे PQ जो है वो क्या है, इंसिडेंट रे है, आपतित प्रकाश किरण है। QR जो है, Q से लेकर के R तक की क्या है, अपवर्तित प्रकाश किरण है। Q से R तक इस प्रकाश किरण का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो QR क्या हो गया, अपवर्तित प्रकाश किरण, रिफ्लेक्टिव रे हो गई। RS क्या है, निर्गत प्रकाश किरण, इमिटेड रे हो गई। RS क्या है, इमिटेड रे है। तो यहां पे देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं अपन, रिफ्लेक्टिव एंगल R1। यहां पे एंगल क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव एंगल
R2 हो गया। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या हो गया? अपवर्तन कोण। तो ये अपवर्तन कोण R1 और ये अपवर्तन कोण R2 हो गया। ठीक है। और आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच में जो कोण है उसको क्या कह देंगे? डेविएशन एंगल कह देंगे। डेविएशन एंगल मतलब विचलन कोण हो गया। MO और NO क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल है इन सरफेस। ठीक है। तो ये बातें जो है अपन नोट कर लेंगे प्रिज्म के डायग्राम से देख कर। ठीक है। तो डायग्राम को अपन ने क्लियर कर लिया। क्लियर है डायग्राम? इतना नोट करने के बाद में देखो अपन इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन देखो, इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा? इस डेरिवेशन में मैं पहले बात करता हूं चतुर्भुज AQOR। दिख रहा है क्या? ये डायग्राम दिख रहा है आपको? AQOR। ठीक है। तो AQOR में क्या हो जाएगा? चतुर्भुज के जो चारों एंगल्स का जो सम है वह कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? एंगल A प्लस एंगल AQO प्लस एंगल O प्लस एंगल ORA, इन सब का सम जो है वह कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन अपन को पता है, देखो बट अपन क्या जानते हैं? अपन जानते हैं एंगल AQO ये जो है, ये नॉर्मल जो है इस सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो AQO कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से ORA कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपन ने नॉर्मल बनाया है इस AC सरफेस पे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो AQO इक्वल टू एंगल ORA दैट्स इक्वल टू कितना? 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। इसकी वैल्यू भी 90 रख दी मैंने और इसकी वैल्यू भी 90 रख दी। 90 और 90 कितना हो गया? 180 हो गया। 180 को उधर ले गया उस साइड। तो 360 में से 180 माइनस हो गया। तो कितना बचा अपने पास में? 180 बचा। तो अपने पास में क्या आ गया? एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। देखो भाई बचा क्या? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। एंगल A प्लस एंगल O कितना हो गया अपने पास में? 180 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं अपन। ट्राइंगल, त्रिभुज कौन सा ट्राइंगल लेते हैं अपन? QOR। QOR दिख रहा है क्या? ट्राइंगल QOR। QOR दिख गया? ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वह कितना होता है? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ट्राइंगल का पहला एंगल हो गया ये Q एंगल, मतलब RQO। एंगल है RQO प्लस एंगल O प्लस एंगल ORQ। एंगल ORQ दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो RQO ये कितना एंगल है? R1। तो एंगल R1 प्लस ये लास्ट वाला QRO ये भी कितना है? R2 प्लस एंगल O इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्लियर है? तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या है, RHS जो है वह सेम है तो LHS भी सेम होगी। LHS को सेम करें तो देखो एंगल A प्लस O इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस O, दोनों साइड O भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अरे दोनों तरफ O आएगा और इसमें भी O है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में क्या बचा, कहने का मतलब बचा R1 प्लस R2 जो है वह किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। R1 प्लस R2 जो है वह किसके इक्वल आ गया, एंगल A के इक्वल आ गया। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं ट्राइंगल O डैश क्यू आर। दिख रहा है क्या ट्राइंगल O डैश क्यू आर। इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो देखो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल में इंटरनल दो एंगल जो होते हैं उनका सम ट्राइंगल में थर्ड एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। त्रिभुज में आंतरिक दो कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे बाह्य कोण के तुल्य होता है। तो ट्राइंगल के इंटरनल दो एंगल की बात करता हूं मैं, O डैश क्यू आर। ट्राइंगल O डैश क्यू आर प्लस दूसरा हो गया O डैश आर क्यू। एंगल O डैश आर क्यू दैट्स इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल कौन सा हो गया अपना, बाहरी कोण जो है एक्सटर्नल एंगल है वो हो गया ये है डेल जो है। एक्सटर्नल एंगल कौन सा हो गया, ये डेल, इसके इक्वल होना चाहिए, डेल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इनके वैल्यू रखते हैं। O डैश क्यू आर, O डैश क्यू आर क्या है, ये एंगल I है तो यहां पे ध्यान से देखना थोड़ा, ये एंगल I है तो ये जो एंगल है इतना एंगल जो है यह कितना होगा, I होगा। इसमें से ये घटा दो तो मेरे पास में कौन सा एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो O डैश क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, I में से R1 घटा दिया तो O डैश क्यू आर कितना हो गया, I माइनस R1 प्लस O डैश आर क्यू कितना हो गया, ये पूरा एंगल जो है ये E है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इतना E हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है ये E एंगल हो गया। इस E एंगल में से मैंने R2 घटा दिया तो O डैश आर क्यू बच गया ना, तो O डैश R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E माइनस R2 दैट्स इक्वल टू कितना, डेल हो गया। ठीक है। तो यहां पे मेरे पास में क्या आ गया, यहां से मेरे पास में आ गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 दैट्स इक्वल टू डेल। अभी मैंने रखा R1 R2 की वैल्यू कितनी रखी, A रखी, तो यहां से क्या आ गया I प्लस E माइनस A दैट्स इक्वल टू डेल। तो यह जो है मेरे पास में क्या आ गया, डेल की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, यहाँ पे डेल की वैल्यू आ गई। इसको जो है मैं इक्वेशन थर्ड बोल देता हूं और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन फोर्थ बोल दिया। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ तक क्लियर है। तो यहां से अपन को इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या लग रहा है कि ये जो डेविएशन एंगल डेल है वह किस पे डिपेंड कर रहा है, वह इंसिडेंट एंगल आपतन कोण I पर डिपेंड कर रहा है। ये जो डेविएशन एंगल है, विचलन कोण जो डेल है वह आपतन कोण I पर निर्भर कर रहा है। डेल इज
डिपेंडिंग ऑन इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड कर रहा है आई पे। तो अपन ने क्या किया, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू चेंज करके डेल की वैल्यू फाइंड आउट की। अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे अपन ने डेविएशन एंगल फाइंड आउट किया, अलग अलग आपतन कोण पर विचलन कोण का मान ज्ञात किया और उनके मध्य अपन ने कर्व ड्रॉ किया। तो वो जो कर्व ड्रॉ किया था वह कर्व कुछ इस तरह का आया था। वो जो कर्व ड्रॉ किया था अपन ने वो कर्व इस तरह से आया। इस साइड में जो है मैंने डेविएशन एंगल डेल ले लिया और इस साइड जो है मैंने इंसिडेंट एंगल आई ले लिया। तो मैंने जो कर्व फाइंड हुआ था वह कर्व कुछ इस तरह का था। तो एक कंडीशन इस कर्व में ऐसी आई थी कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए डेल की वैल्यू जो है वह मिनिमम आई थी। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए डेल की वैल्यू जो थी वो मिनिमम आई थी। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल है जहां पर डेल की वैल्यू मिनिमम आई है उस केस में क्या होगा, जहां पर डेल की वैल्यू मिनिमम आती है उस केस में क्या होता है, उस कंडीशन में अपने पास में ये है जो है आई जो है वह इमर्जेंट एंगल के इक्वल होता है। देखो किसी भी डेल के लिए देखेंगे अपन तो दो आई की वैल्यू आ रही है। जैसे इस डेल के लिए देखें अपन तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक तो यहाँ पे आ गई दूसरी यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि एक तो वह आई की वैल्यू है और दूसरी वह ई की वैल्यू है। एक तो इंसिडेंट एंगल है आपतन कोण और दूसरा है इमर्जेंट एंगल निर्गत कोण। लेकिन डेल मिनिमम की कंडीशन में केवल एक ही मान आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर आपतन कोण और निर्गत कोण समान हुए, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल जो है सेम हुए। तो आई जो है वह ई के इक्वल होगा। और जब आई जो है ई के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में ये दोनों जो रिफ्रैक्टिव एंगल है यह भी इक्वल होंगे। तो R1 जो है वह भी R2 के इक्वल होगा। तो यहां तक जो है आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से समझ करके डायग्राम को बिना देखे बनाना है, फिर नोट करना है स्क्रीन को पॉज करके, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ तो देखो ये इक्वेशन भी मेरे यूज में आ रही है। तो इस इक्वेशन को मैंने नाम नहीं दिया पहले, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन ए। कुछ भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रॉम इक्वेशन ए से क्या हुआ, R1 R2 के इक्वल है। तो इक्वेशन ए से क्या हो जाएगा, R1 जो है R2 के इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल a/2, या इसको डायरेक्ट लिख देता हूं a/2 होगी इनकी वैल्यू। अरे दोनों का सम जो है वह एक के इक्वल है और दोनों ही इक्वल है तो प्रत्येक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास में यहां से कितना आ गया, R1 और R2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरी बात अपन ने क्या की है, यहाँ पे I और E को भी अपन ने इक्वल माना। दूसरा अपन लिखते हैं फ्रॉम, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण 4 से। समीकरण 4 को देखो तो समीकरण 4 में I और E की वैल्यू में समान रखूंगा तो E की जगह भी क्या रख दिया मैंने, I रख दिया। तो ये क्या हो गया, I प्लस I क्या हो गया 2I
माइनस ए इक्वल्स टू ये डेविएशन एंगल मिनिमम वाला। ये जो है अपने पास में इक्वेशन आ गई, डेल मिनिमम की इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई? डेल मिनिमम की इक्वेशन आ गई। तो यहां से देखो, यहां से अपन निकाल सकते हैं आई की वैल्यू। अगर निकालना चाहें तो आई की वैल्यू जो है वह कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी डेल मिनिमम प्लस ए बाई हो जाएगी। यह है जो अपने पास में आई की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को अपन ने इक्वेशन 6 नाम दे दिया। क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। हाँ तो देखो, यहां तक अपन ने क्या वैल्यू निकाल ली? अपन ने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक अपन ने स्नेल नियम पढ़ा है क्या? स्नेल नियम है, स्नेल लॉ। क्या था स्नेल लॉ? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, एन जो होता है, वह किसके इक्वल होता है? साइन आई अपॉन साइन आर होता है माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये जो है स्नेल लॉ से आ गया। वैल्यू पुट डाउन करते हैं। साइन आई, आई की वैल्यू यह रही। साइन आई की वैल्यू रख दी अपन ने डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन आर की वैल्यू इक्वेशन 5 से ए बाई। तो यह जो है अपने पास में क्या आ गया? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम का अपवर्तनांक आ गया। देखो आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। यहां पे जो इंसिडेंट एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्रैक्टिव एंगल R1 R2 या R जो है वह बहुत ही कम है। आपतन कोण और अपवर्तित कोण बहुत ही कम होते हैं। तो जब एंगल स्मॉल हो तो अपन साइन थीटा जो है उसको क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो यहां दोनों तरफ साइन हटा देंगे तो अपने पास में n इक्वल टू बचेगा डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2। तो ये फाइनली क्या आ गया? अपने पास में आ गया डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन ए। यह जो है अपन ने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। इसको और सोल्व करें तो ये हो जाएगा एन ए इक्वल्स टू डेल मिनिमम प्लस ए। डेल मिनिमम इक्वल टू क्या आ गया? एन ए माइनस ए, या फिर अपन कह सकते हैं एन माइनस 1 इंटू ए। यह जो है अपने पास में डेविएशन एंगल आ गया। तो ये था अपने अपवर्तन का डेरिवेशन। रिफ्रैक्टिव जो है प्रिज्म से रिफ्लेक्शन की स्टडी कर ली अपन ने। ये हुआ अपना कंप्लीट डेरिवेशन। अगर अपन को प्रिज्म एंगल पता हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो अपन डेविएशन एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, या डेविएशन एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो प्रिज्म एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इन तीन चीजों में से तीन चीजें कौन सी? डेविएशन एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल। विचलन कोण, माध्यम का अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण, इन तीनों में से कोई भी दो चीज पता हो तो थर्ड फाइंड आउट की जा सकती है। तो ये जो था अपना डेरिवेशन था प्रिज्म से रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आगे।